बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम खबर क्या है और मैं हूं आपकी मेज़बान फरजाना सिद्दीक। नाज़रीन, आज प्रोग्राम के पहले हिस्से में बात करेंगे मुल्क की दो अहम इकाइयों में बल्दियाती इंतखाबात मुसलसल ताख़ीर का शिकार हैं। पंजाब और इस्लामाबाद में बल्दियाती इंतखाबात में रुकावटें खड़ी की जा रही हैं और इलेक्शन कमीशन की हिदायत के बावजूद पंजाब में 10 साल से बल्दियाती इंतखाबात नहीं करवाए जा रहे। मज़ीद तफसीलात बताने के लिए हमें ज्वाइन करेंगे नुमाइंदा ख़ुसूसी इस्लामाबाद रियाजुल हक, जबकि बात करेंगे फैसलाबाद की, जहां पर एक्सपोर्ट फैसिलिटेशन स्कीम पर सनती तंजीमों की आपस में ठन गई है। स्कीम जारी रखने पर सनती तंजीमों में इख्तलाफात अब शिद्दत इख्तियार कर गए हैं। एप्टमा ने एक्सपोर्ट EFS स्कीम फौरी तौर पर बंद करने का मुतालबा कर दिया है। तफसीलात बताने के लिए हमारे साथ मौजूद होंगे फैसलाबाद से बिलाल सिकंदर। और आखिर में हम बात करेंगे खैबर पख्तूनख्वा की, जहां पर गुज़िश्ता चंद सालों में महकमा ख़जाना में काफ़ी ज़्यादा बेकायदगियाँ देखने को मिली हैं। पेंशन और GP फंड से अरबों रुपये निकाले गए हैं और ये सूबाई अकाउंट में रखे गए हैं, जिससे GPI फंड अरबों रुपये से महरूम हो गया है। मज़ीद इस पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद होंगे ब्यूरो चीफ पेशावर मुमताज़ बंगिश। तो नाज़रीन, चलते हैं आज की पहली खबर की जानिब। पंजाब और इस्लामाबाद में बल्दियाती इंतखाबात में रुकावटें खड़ी की जा रही हैं। इलेक्शन कमीशन की हिदायत के बावजूद पंजाब में 10 साल से बल्दियाती इंतखाबात नहीं हो पा रहे हैं। आपको बताएं कि वफाकी दारुल हुकूमत में मुसलसल ताख़ीर भी की जा रही है और वफाकी दारुल हुकूमत में पहले और आखिरी बार बल्दियाती इंतखाबात 2016 में हुए थे। आखिर क्या वजह है कि बल्दियाती इंतखाबात नहीं करवाए जा रहे? तफसीलात जान लेते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं रियाजुल हक। रियाज, सबसे पहले तो हमें इसकी वजूहात से आगाह कीजिए। जी बहुत शुक्रिया फरजाना। इसमें इंतज़ामी, क़ानूनी और दूसरी जो वजूहात हैं उनसे ज़्यादा नीयतों का मसला है। और उनकी बुनियादी वजह यह है कि इस वक्त हमें पता है पंजाब में मुस्लिम लीग नवाज़ की हुकूमत है। ज़ाहिर है गवर्नर वगैरह तो पीपल्स पार्टी के हैं, लेकिन मुस्लिम लीग नवाज़ की हुकूमत है। और इसी तरह वफाक में जिनकी हुकूमत है वो भी मुस्लिम लीग नवाज़ है। अब एक जो बड़ा चैलेंज आ रहा है वो ये आ रहा है कि इससे पहले तकरीबन 2 साल पहले की बात है कि तैयारियां मुकम्मल कर ली गई हैं इलेक्शन की, सब कुछ ठीक हो गया कि जनाब अब ये हो रहा है 1 हफ़्ते बाद इलेक्शन। अचानक जो है उसको तब्दील कर दिया गया। एक ऑर्डिनेंस आ गया कि जी जो हल्का बंदियाँ हैं इस्लामाबाद में हम वो तब्दील करने जा रहे हैं, लिहाजा इतनी जो सीटें थी उनसे बढ़ाकर इतनी सीटें कर दी जाएंगी। और ये 3 मरतबा ऐसा हुआ कम से कम पिछले 3 सालों में इस्लामाबाद में। तो ऐसा अजीबो गरीब खेल खेला जा रहा है। और पंजाब में भी तकरीबन इसी तरह का जो है इस तरह के बहाने ढूंढे जा रहे हैं। 5 मरतबा पंजाब में जो है वो कानून साजी की जा चुकी है कि जी हम ये करने जा रहे हैं। कभी कहते हैं हदबंदियाँ हो रही हैं, कभी कहते हैं हल्का बंदियों की चीज़ों को ठीक किया जा रहा है। हर दफ़ा आके इलेक्शन कमीशन में जब ये आते हैं, वजूहात बताते हैं, तो एक अजीब किस्म की जो है वो उज़रदारी पेश करते हैं जिसका कोई जवाज़ नहीं होता, जिससे तंग आकर चीफ़ इलेक्शन कमिश्नर जो हैं सिकंदर सुल्तान राजा, उन्होंने कहा कि ऐसा लगता है कि कोई भी हुकूमत जो है वो संजीदा नहीं है इंतखाबात करवाने में। और अब इसमें अगेन सियासी वजूहात भी हैं, दूसरी वजूहात भी, नीयतों का मसला मैंने आपको बता दिया। तो 10 साल का तवील अरसा गुजर गया है और 10 साल में तो हुकूमतें भी बदली हैं, उसके बावजूद भी इंतखाबात क्यों नहीं करवाए गए हैं? जी बिल्कुल, तकरीबन 2016-17 में और 15-16 में के आसपास लाहौर में यानी पंजाब में, और इसी तरह जो इस्लामाबाद है यहाँ पे जो है वो बल्दियाती इंतखाबात हुए और उसके बाद इंतखाबात नहीं हो सके। और बल्कि 2 साल पहले तक जब तैयारी सब कुछ मुकम्मल होगी तो एक एजेंसी का जो सर्वे था वो भी लीक हुआ था कि यहाँ पे इस्लामाबाद में अगर बल्दियाती इंतखाबात होते हैं तो कौन सी पार्टी सबसे ज़्यादा जो है वो जिसके उम्मीदवार कामयाब होंगे मकामी हुकूमतों की सतह पर, और उसमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का नाम आया। यही सूरत हाल अगेन पंजाब में भी है कि वहाँ पे उनको डर है कि अगर बल्दियाती इंतखाबात करवाए जाते हैं तो तमाम, अगर नहीं तो मेजॉरिटी या अक्सरियत जो है जो इन बल्दियाती नुमाइंदों की है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की होगी, मुस्लिम लीग नवाज़ या पीपल्स पार्टी की उतनी अक्सरियत नहीं होगी। तो ये वो चैलेंज है जिसकी वजह से जो है वो आएँ बाएँ शाएँ की जा रही है। और उसका सबसे बड़ा नुकसान ये हो रहा है कि अवामी सतह पे, बल्दियाती सतह पे, निचली सतह तक जो इख्तियारात की मुंतकिली है, जो इस सारे जो
जो मकामी सतह के जो इंतखाबात हैं, जिन्हें लोकल गवर्नमेंट इलेक्शन कहा जाता है, उसका बुनियादी मकसद ये है कि गली मोहल्ले के जो मसाइल हैं, डोमिसाइल के मसाइल हैं, बर्थ सर्टिफिकेट के मसाइल हैं, आगे पीछे तरक्याती जो काम हैं, और मसाजिद के फ़ंड्स हो गए, इसी तरह लाइब्रेरीज़ हो गई, लोकल जिम्स हो गए, अपने तमाम इलाकों में, पंजाब है चाहे वो कोई भी सूबा है, वहाँ भी ये चीज़ें मकामी नुमाइंदे हल करते हैं, और मेयर ज़ाहिर उनका सरबराह होता है किसी भी शहर में। नाजिम एक ज़माने में होते थे। बिल्कुल तो ऐसा ही है। अब मसला ये आ रहा है कि यहाँ पे पिछले तकरीबन 3 सालों के मतलब 2.5 साल अगर मैं कह लूँ, 2.5 सालों के अंदर 500 अरब रुपए इस्लामाबाद से MNAs और MPOs के जारी किया जा चुका है। 500 अरब रुपया, और वो तमाम उनके जो है वो एक किस्म के उन SDGs के नाम पे दिया गया, जिसे कहा जाता है सस्टेनेबल डेवलपमेंट जो फंड्स हैं, जो गोल्स हैं, उनके नाम पे कि जी ये जो फंड्स हैं ये SDGs के लिए हैं, यानी डेवलपमेंट होगी मकामी सतह पे और वो सारा, तो उनके नाम पे बेसिकली बुनियादी तौर पे ये सियासी रिश्वत है, अगर मैं ये कहूँ थोड़ा ज़्यादा सख्त ज़ुबान अगर इस्तेमाल करके। तो उनको 500 अरब रुपये जारी किए गए, उनमें बकौल शायद खाकान अब्बासी के 15 से 20% कट भी होता है उन नुमाइंदों का, उनकी जेब में भी गया। अगर 500 है, आप समझें 350 समथिंग जो है वो रह गया, और बाकी जो है वो उन्होंने कट ले लिया। ये वो पैसे थे जो मकामी नुमाइंदों तक पहुंचने चाहिए थे। एक MNA, मेंबर ऑफ नेशनल असेंबली, या जो सेनेटर होता है, या जो MPA होता है, ज़ाहिर सेनेटर को तो फंड नहीं मिलते, लेकिन जो MPA होता है उनका काम जो है वो कानून साजी करना है, असम्बलियों में आना है, अवाम की फलाह के लिए कानून साजी करना, और इस तरह के सवालात उठाना, इस तरह के मामला डिस्कस करना जिससे अवामी फलाह की बातें हों। बाकी जो तरक्याती काम है, सड़क बनाना, नाली बनाना, गली मोहल्ले की डेवलपमेंट, जैसे मैंने कहा कि लाइब्रेरीज़ हैं, लोकल जो इशूज़ हैं सारे, वो सारे के सारे मकामी नुमाइंदों का काम है। और अगर हम इस पर फिर कभी हम प्रोग्राम करेंगे कि जिन खैबर पख्तूनख्वा में, सिंध में और बलोचिस्तान में अगर इंतखाबात हो चुके हैं तो वहाँ क्या बदतरीन सूरत हाल है। वहाँ पे बहुत सी जगहों पे ये हो रहा है कि ख़ास तौर से कुछ जगहों पे ऐसा हो रहा है कि जब आपके सियासी मुखालिफ वहाँ पे अगर मौजूद हैं, उन इलाकों को फंड्स ही नहीं दिए जा रहे, ताकि जाहिर है उन इलाकों में अगर काम वगैरह होंगे तो शायद वहाँ के वोटर जो है उनकी तारीफ करेंगे। ये सारे मसले मसाइल तो बाद में आते हैं ना। सबसे पहला मसला तो है बल्दियाती इंतखाबात में ताखीर। तो इसकी ताखीर की वजह क्या हम इलेक्शन कमीशन को ठहराएंगे या फिर सूबाई हुकूमतों को? किसको मुर्द इल्जाम ठहराएंगे हम? देखिए फरजाना, जब हम ये सारी बातें कर रहे हैं तो ये मिसाल के तौर पर मैं अगर कहीं पे कोई डेवलपमेंट कर रहा हूँ और उसका क्रेडिट मुझे नहीं जाता, किसी और को जाता है, तो शायद मैं डेवलपमेंट उस नीयत से उस तरह ना करूँ। तो यहाँ पे चूँकि पैसे इन्वॉल्व हैं, बल्दियाती नुमाइंदे इन्वॉल्व हैं, आपने मकामी सतह पर लोगों के जब काम करने होते हैं, थाना कचहरी के मसाइल होते हैं, वो अपने मकामी नुमाइंदों ने बाकायदा तौर पर SHOs, SSP, DSP इन लोगों से मिल के आगे पीछे जो सारे मसाइल होते हैं, जो गलतफहमियाँ होती हैं और इस तरह की जो चीज़ें होती हैं वो हल किए जाते हैं। अच्छा। लेकिन जब ये इन सब को निकाल कर MNAs और MPs को मुसल्लत कर दिया गया है तो वो डायरेक्ट हो गए, मकामी नुमाइंदे निकल गए। अब हुकूमतें, मैंने कहा जैसे कहा कि इन दो एंटिटीज़ में जो 2 इकाइयाँ हैं, सूबा पंजाब और इस्लामाबाद, यहाँ पे खौफ ये है कि अगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की अगर हुकूमत आती है तो ये तमाम लोग हमारे हाथ में नहीं होंगे, हमें इन्हें फंड्स देने पड़ेंगे। अब अगर वो काम करते हैं, तरक्याती काम करते हैं, दूसरी चीज़ें होती हैं, तो उनकी जो है वो से बढ़ेगी। 10 सालों में तकरीबन हर पार्टी की हुकूमत तो रही है, इवन के PDM भी जो था वो भी इसके साथ चलता रहा, तो उसके बावजूद ये वाला मसला क्यों पैदा हुआ? क्यों बल्दियाती इंतखाबात रोके जा रहे हैं और इस तरह के हरबे इस्तेमाल किए जा रहे हैं? मैं तो ये कहूंगी कि हर हुकूमत की जानिब से ये हरबे इस्तेमाल किए जा रहे हैं। अगेन हम उसी नुक्ते पे आएंगे कि यहाँ पे नियतों का मसला है, और यहाँ पे अगर आपके मुखालिफ सियासी जो जमात है उनके अगर नुमाइंदे मुंतखब हो गए तो आप सर पकड़ के बैठ जाएंगे। अब उनको फंड्स भी जारी करने पड़ेंगे क्योंकि वहाँ पे उनका इजलास होते हैं, एक छोटी सी असम्बली होती है, या एक वहाँ पे जो मकामी जो नुमाइंदे होते हैं उनके असम्बलियाँ होती हैं, तो वहाँ पे बाकायदा तौर पे बिल पास होते हैं। फिर तरक्याती कामों के हवाले से इस तरह के तरक्याती काम नहीं होंगे कि 4-4, 10-10 अरब रुपए के फंड्स वहाँ जारी होंगे। वहाँ पे जो मकामी सतह पे चंद लाख रुपए, करोड़ रुपए के फंड्स जारी होंगे गलियों के लिए, फिर सफाइयों के लिए, फिर हेल्थ केयर के लिए, जहाँ पे एजुकेशन के मसाइल हैं, स्कूलों के अंदर फर्नीचर के मसाइल हैं, स्कूलों के अंदर अगर जो किताबों का देखा जाए तो यहाँ पर आपसी लड़ाइयाँ जो है ना उन्हें भूल जाइए और वो तमाम हल करने चाहिए जो अवाम के लिए बेहतर हों, जो अवाम की फलाह के लिए हों, लेकिन उसके बारे में कोई नहीं सोच रहा है, जिसकी वजह से मसाइल के अंबार खड़े हो चुके हैं। नाज़रीन, वापस आएंगे एक ब्रेक के बाद।
वेलकम बैक नाजरीन। अब आपको बताएंगे कि फैसलाबाद में एक्सपोर्ट फैसिलिटेशन स्कीम पर सनती तंजीमों की आपस में ठन गई है। स्कीम जारी रखने पर सनती तंजीमों में इख्तलाफात अब शिद्दत इख्तियार कर गए हैं। एप्टमा ने एक्सपोर्ट EFS स्कीम फौरी तौर पर बंद करने का मुतालबा भी कर दिया है, जबकि पाकिस्तान टेक्सटाइल एक्सपोर्टर्स एसोसिएशन, चैम्बर ऑफ कॉमर्स समेत मुतअद्दिद तंजीमों का स्कीम बहाल रखने का मुतालबा किया गया है। तफसीलात बताने के लिए हमारे साथ हैं फैसलाबाद से बिलाल सिकंदर। बिलाल, हमें ये बताएं कि एक्सपोर्ट फैसिलिटेशन स्कीम है क्या और किस मकसद के लिए लाई गई है? हाँ जी, बहुत शुक्रिया। देखें, जो एक्सपोर्ट स्कीम है, बेसिकली ये स्कीम गवर्नमेंट ने मुतारिफ़ करवाई थी एक्सपोर्टर्स के लिए, क्योंकि पाकिस्तान के जो एक्सपोर्टर्स हैं, जो पाकिस्तान की एक्सपोर्ट है टेक्सटाइल की बिलखसूस, ये ज़्यादातर डिपेंड करती है हमारी इंपोर्ट पे। जो हम चीज़ें बाहर से इंपोर्ट करते हैं उसमें फिर हम वैल्यू एडिशन करते हैं। वैल्यू एडिशन करने के बाद वो चीज़ें जो हैं वो एक्सपोर्ट की जाती हैं। अब जैसे वो चीज़ें बाहर से इंपोर्ट की जाती थी, उस पर सेल्स टैक्स भी है, उस पर मुख्तलिफ़ किस्म की कस्टम ड्यूटीज़ भी हैं, और वो कस्टम ड्यूटीज़ इस तरह से हैं कि एक चीज़ अगर 100 रुपये की है तो उस पर तकरीबन 100% से भी ज़्यादा की ड्यूटीज़ होती थी, जो उसकी एक्चुअल वैल्यू होती थी उससे भी 2-3 गुना ज़्यादा उनको ड्यूटीज़ अदा करना पड़ती थी, और उसके बाद वो चीज़ यहाँ पर पहुँचती थी। अब जाहिर सी बात है, जब इतनी ज़्यादा कॉस्ट बढ़ जानी है तो फिर उसको प्रोडक्ट की कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ज़्यादा हो जाती थी, और कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ज़्यादा होने की वजह से हम खित्ते में किसी भी जगह पर जो है वो कम्पीट नहीं कर सकते थे। जैसे हमारे जितने भी कंपटीटर्स हैं, जिसमें वियतनाम है, बांग्लादेश है, इंडिया है और दीगर ममालिक जो हैं वो पाकिस्तान को कम्पीट करते हैं टेक्सटाइल में, तो उनकी जो सहूलत के लिए जो पाकिस्तान के जो एक्सपोर्टर्स हैं और पाकिस्तान की एक्सपोर्ट को बूस्ट अप करने के लिए हुकूमत ने EFS स्कीम जो है ये मुतारिफ़ करवाई थी, जिसके तहत जितनी भी चीज़ें इस स्कीम के अंडर जो हैं वो इंपोर्ट की जानी थी उन पर ज़ीरो टैक्स जो है वो कलेक्ट किया जाना था। उस पर कोई कस्टम ड्यूटी जो है वो इंपोर्ट ड्यूटी नहीं ली जानी थी, कोई उस पर सेल्स टैक्स जो है वो नहीं होना था, और वो चीज़ें जितने की उनकी वैल्यू जो है वो बाहर से होनी थी उतने की ही यहाँ पर जो है उनको अदा करने पड़ने थे। अब ये बनाया तो इस मकसद के लिए था कि ताकि एक्सपोर्ट जो है उसको बूस्ट किया जा सकेगा, यहाँ पर दरामदी माल आएगा, उसमें वैल्यू एडिशन करने के बाद वही चीज़ें जो हैं वो दूसरे ममालिक को एक्सपोर्ट की जाएंगी, और उससे अच्छा खासा रेवेन्यू जो है वो कौमी ख़जाने में जमा हो सकेगा। लेकिन जैसे ही ये स्कीम तकरीबन अब इसको चलते हुए भी काफ़ी अरसा गुजर गया है, इसके बाद अब सनती तंजीमें जो हैं वो उनमें इख्तलाफात काफ़ी हद तक बढ़ चुके हैं। आप कह सकते हैं कि धड़े बन चुके हैं सनती तंजीमों के अपने अपने, और इस वजह से सनती तंजीमें जो हैं वो अब उनमें क्लैश जो है वो शुरू हो चुका है। तो मकसद तो इसका बेसिकली बड़ा सिंपल सा था कि हम अपनी एक्सपोर्ट को बूस्ट करेंगे, हम बाहर से चीज़ें मंगवाएंगे और जो भी खाम माल है, क्योंकि आपको पता है कि पाकिस्तान में जो बेसिक रॉ मटेरियल है वो कॉटन है। जितने भी हम यहाँ से कपड़ा दूसरे ममालिक के बना के भेजते हैं, उसमें रेडीमेड गारमेंट्स हों, उसमें बेड वियर हो, उसमें नेट वियर हो, जितनी भी प्रोडक्ट हैं टेक्सटाइल के, वो तमाम तर चीज़ें डिपेंड करती हैं उनका बेसिक जो रॉ मटेरियल है वो कॉटन है। और पाकिस्तान की कॉस्ट बढ़ती है तो उसे सेल करना भी मुश्किल हो जाता है। उसके बावजूद ये सनतें जो हैं वो इस स्कीम को क्यों नहीं बंद करना चाह रही हैं? क्या उन्हें सेल करते वक्त प्रॉब्लम नहीं होती है? क्योंकि जब उसके ऊपर प्रोडक्ट पर कॉस्ट बढ़ जाएगी तो ऑब्वियसली मुश्किलात तो आएंगी। देखें, अगर जो एप्टमा है, जैसे मैंने अभी थोड़ी देर पहले जिक्र किया, एप्टमा जो है वो इसकी शदीद मुखालफत कर रही है। जो आपने बात की थी कि कॉस्ट बढ़ने की, कॉस्ट उस सूरत में बढ़ेगी अगर EFS को हुकूमत बंद कर देती है और उसके तहत अगर चीज़ें इंपोर्ट की जाती हैं, अगर उसके तहत चीज़ें इंपोर्ट की जाती हैं तो उस पर ज़ीरो ड्यूटी अदा होगी। और अगर आप वैसे कोई चीज़ इंपोर्ट करेंगे तो आपको अगर वो चीज़ 100 रुपये की है और आपने वहाँ से इंपोर्ट की है तो उस पर जितनी भी कस्टम ड्यूटी होगी, उस पर जितनी इंपोर्ट ड्यूटी होगी, उस पर जितना सेल टैक्स होगा, वो आपको सारा अदा करना पड़ेगा, जिससे जाहिर सी बात है प्रोडक्ट की कॉस्ट बढ़ जाएगी। पैदावारी लागत बढ़ने से हम कम्पीट पहले ही नहीं कर सकते, क्योंकि यहाँ पर एनर्जी टैरिफ जो है वो पहले ही बहुत ज़्यादा है दूसरे ममालिक की निस्बत। तो ये मकसद बड़ा क्रिस्टल एंड क्लियर था गवर्नमेंट का, और इसमें इंटेंशन भी बड़ी साफ थी कि हमारी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कम हो ताकि हम जो हैं बाहर कम्पीट कर सकें। लेकिन यहाँ पर जो नीयत का फतूर है वो मुख्तलिफ सनती तंजीमों का है, उनके अपने अपने पॉइंट ऑफ व्यूज़ भी इस हवाले से हैं। क्योंकि जो एप्टमा है वो ये कहते हैं
जो स्पिनिंग मिल्स वाले हैं, जो धागा बनाते हैं, वो कहते हैं कि जो एक्सपोर्टर्स हैं वो बाहर से रॉ मटेरियल मंगवाते हैं, जो उनकी अपनी ज़रूरत का होता है वो इस्तेमाल कर लेते हैं, जो बाकी बच जाता है वो तमाम तर धागा और रॉ मटेरियल जो है वो मार्केट में सेल करने के लिए फेंक देते हैं। अब जो इतनी बड़ी क्वांटिटी में जो चीज़ें जो मार्केट में जब फ्लोट होती हैं तो उसका नुकसान फिर ये होता है कि जो मकामी सतह पर चीज़ें तैयार हो रही हैं, मगर जो मकामी स्पिनिंग मिल्स जो धागा तैयार कर रही हैं वो कदरे महंगा है, क्योंकि हमारी एनर्जी की वजह से, दीगर बेसिक रॉ मटेरियल्स की वजह से हमारी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ज़्यादा है, हमारी चीज़ें मकामी सतह पर महंगी हैं, और जो बाहर से चीज़ जो चाइना से मंगवाई जा रही है और दीगर ममालिक से इंपोर्ट की जा रही है वो कदरे सस्ती है। वो जैसी सस्ती चीज़ें मार्केट में आती हैं, जो यहाँ पर सनतकार मौजूद हैं वो मकामी चीज़ों को इग्नोर करते हैं, वो कहते हैं कि ये महंगी है, हम क्यों ख़रीदें, जब हमारे पास दूसरा ऑप्शन है कि हम वो प्रोडक्ट ख़रीद सकते हैं। तो इस वजह से मकामी जो स्पिनिंग मिल्स हैं उनको इससे बहुत ज़्यादा नुकसान हो रहा है। और इसी को हम एक बेसिक पॉइंट जाने, 30 से 40% तो क्या वजह जो है कि कुछ सनतें जो हैं वो इसमें तकसीम का शिकार क्यों हैं? सनती तंजीमें देखा जाए तो एक्सपोर्ट फैसिलिटेशन स्कीम पर तकसीम हो चुकी हैं। अगर वो ये इसी पॉइंट को सामने रखें तो फिर तो तकसीम नहीं होना चाहिए इन्हें। अच्छा, इसमें तकसीम की वजह यह है कि जो स्पिनिंग मिल्स वाले हैं, क्योंकि वो यहाँ पर धागा खुद तैयार करते हैं और वही धागा जो है वो जो एक्सपोर्टर हैं उनको देते हैं ताकि वो अपना प्रोडक्ट तैयार करें, अपनी जीन्स, टी शर्ट्स, नेटवियर, बेडवियर, तमाम तर चीज़ें जो तैयार करके बाहर जो है वो एक्सपोर्ट करें। अब स्पिनिंग मिल्स का धागा जो है वो फ़रोख्त इस वजह से नहीं हो रहा क्योंकि जितने एक्सपोर्टर्स हैं वो EFS स्कीम का इस्तेमाल करते हुए तमाम तर रॉ मटीरियल जो है वो बाहर से मंगवा रहे हैं, जो कि ड्यूटी फ्री है, और उसी रॉ मटेरियल को इस्तेमाल करते हुए अपना प्रोडक्ट जो है वो तैयार करते हैं, उसमें वैल्यू एडिशन करते हैं और वही प्रोडक्ट एक्सपोर्ट कर देते हैं। अब इसमें जो मेन इशू है जिसकी वजह से आप कह सकते हैं कि बोन ऑफ कंटेंशन है, वो सिर्फ यही है कि जो एक्सपोर्टर बाहर से रॉ मटेरियल मंगवा रहे हैं, एप्टमा कहता है कि वो सिर्फ इस मकसद के लिए नहीं मंगवा रहे कि वो अपना प्रोडक्ट तैयार करें, वो साथ ही साथ अपनी ज़रूरत से तकरीबन 400-500 गुना ज़्यादा मंगवाते हैं ताकि वो चीज़ें मार्केट में डाल दें, और उनसे क्योंकि वहाँ से वो चीज़ें सस्ती आती हैं, वो मार्केट में जो फ़रोख्त करते हैं अपना प्रॉफिट रख के वो चीज़ें मार्केट में फ़रोख्त कर दी जाती हैं, जिससे वो अपना अच्छा खासा प्रॉफिट जो है वो जनरेट कर रहे हैं। और साथ ही साथ मकामी जो मार्केट है वो उसकी वजह से काफ़ी ज़्यादा डिस्टर्ब हुई है। इसमें सिर्फ स्पिनिंग मिल्स नहीं है, इसमें जो वीविंग सेक्टर, इसको एप्टमा जो कि स्पिनिंग मिल्स की नुमाइंदगी करता है वो इस स्कीम की वजह से खासा मुतासिर हो रहा है। बिल्कुल इसी तरह से है। स्पिनिंग मिल्स जो हैं पाकिस्तान की आप बैकबोन कह सकते हैं, क्योंकि उन्होंने धागा तैयार करना है। जब धागा तैयार होगा तो उसके बाद ही जो भी जितनी उसमें वैल्यू एडिशन होनी है, जितने भी टेक्सटाइल के प्रोडक्ट बनने हैं वो उस प्रोसीजर के बाद बनने। ये पूरी चेन कंप्लीट उस वक्त होगी जब उसमें स्पिनिंग मिल्स शामिल होंगी। अब स्पिनिंग मिल्स जो हैं, एप्टमा वाले जो हैं, वो ये दावा करते हैं कि तकरीबन 30 से लेकर 50% तक स्पिनिंग मिल्स जो हैं उन्होंने अपना काम जो है उनमें अफरादी कुव्वत कम कर दी है। तकरीबन 30% तक स्पिनिंग मिल्स जो हैं वो मुकम्मल तौर पर बंद हो चुकी हैं, और उसकी जो वजह बताई जा रही है, वजह सिर्फ यही है कि उनकी यहाँ पर सेल चीज़ें नहीं हो रही हैं क्योंकि वो कदरे महंगे हैं। और उसका जवाब जो वो पेश करते हैं वो यही करते हैं कि EFS के तहत चीज़ें बाहर से सस्ती मंगवाई जा रही हैं, एक्सपोर्टर्स बाहर से सस्ती चीज़ें मंगवा रहे हैं और वो चीज़ें मार्केट में फेंक रहे हैं, जिसकी वजह से हमारी मकामी मार्केट जो है वो बुरी तरह से डिस्टर्ब हो रही है। इसमें जो पाकिस्तान टेक्सटाइल एक्सपोर्टर एसोसिएशन है, जो एप्टमा के मुताबिक सबसे बड़ी बेनिफिशरी जो है वो पीटिया है, और पीटिया के जो यहाँ पर ओहदेदारान हैं उनकी जानिब से ये दावा किया जा रहा है कि हम जो चीज़ें जितनी भी मंगवा रहे हैं, क्योंकि जो बैरून मुमालिक में हमारे जितने भी कस्टमर बैठे हुए हैं उनकी एक डिमांड होती है कि इसमें आप फाइबर जो है वो फ़लाँ इस्तेमाल करेंगे, इसमें कॉटन जो है वो फ़लाँ इस्तेमाल करेंगे, तो हमें वो तमाम तर उनकी डिमांड्स जो हैं उनको मीटअप करने के लिए हमें बाहर से कॉटन जो है वो मंगवाना पड़ती है मखसूस किस्म की, ताकि हम उनकी डिमांड पूरी कर सकें और फिर वो चीज़ें जो हैं वो बाहर भेज सकें ताकि हमारा कस्टमर ख़राब ना हो। इस वजह से हम बाहर से जो चीज़ें हैं वो इम्पोर्ट कर रहे हैं। नुकसान हो रहा है और जो सनतें हैं वो इस स्कीम का नाजायज़ फ़ायदा उठा रही हैं। देखें, कहीं ना कहीं तो नाजायज़ फ़ायदा ज़रूर उठाया जा रहा है, जिसकी वजह से एक इतना बड़ा मैसिव किस्म की लड़ाई जो है वो सनतकारों की आपस में शुरू हो गई है।
फिलहाल हम उन सनतों का भी जिक्र कर ही लेते हैं। यहाँ पर हमें थोड़ा सा हाईलाइट कर दें कि कौन कौन सी सनतें हैं और सनती तंजीमें हैं जो इसके हक में हैं और कौन कौन सी इसके खिलाफ हैं। देखें, इसके ख़िलाफ़ तो सबसे जो मजबूत आवाज़ है वो एप्टमा की है, स्पिनिंग मिल्स जो हैं मालकान उनकी है, और इसके अलावा जो वीविंग सेक्टर है जिसमें मैंने आपको पावर लूम्स बताए हैं, ये दो सेक्टर जो हैं वो काफ़ी ज़्यादा इससे डायरेक्ट वो जो मुतासिर हो रहे हैं। जबकि दूसरी तरफ पाकिस्तान टेक्सटाइल एक्सपोर्टर एसोसिएशन है, इसके अलावा चैम्बर ऑफ कॉमर्स है, पाकिस्तान हॉजरी मैन्युफैक्चरर एंड एक्सपोर्टर एसोसिएशन है, आल पाकिस्तान बेड शीट एंड टॉवल एसोसिएशन है, और भी काफ़ी ज़्यादा सनती तंजीमें जो हैं जिसमें एप्टमा है। ये तमाम तंजीमें जो हैं ये इसके हक में हैं कि हम वहाँ से प्रोडक्ट जो है वो मंगवाएं और मंगवा के अपनी ज़रूरत के मुताबिक उसमें वैल्यू एडिशन करें और फिर उनको एक्सपोर्ट कर दिया जाए। जबकि दूसरी तरफ एप्टमा और जो पावर लूम सेक्टर है, जो वीविंग सेक्टर है, वो इसके अगेंस्ट है और वो चाहते हैं कि इसका कोई ऑडिट हो, कोई फ्रांसिक ऑडिट करवाया जाए। जो लोग बाहर से चीज़ें इंपोर्ट कर रहे हैं उनका कुछ चेक एंड बैलेंस हो, ताकि पता चल सके क्या वाकई ही वैल्यू एडिशन के लिए चीज़ें मंगवाई जा रही हैं या ये चीज़ें मार्केट में सेल आउट करने के लिए और इसी इंटेंशन के तहत मंगवाई जा रही हैं, ताकि एक प्रॉफिट जनरेटिंग प्रोसेस जो है वो चलता रहे और उनकी जेबें जो हैं वो भरती रहें। और अभी इस तमाम तरह इख्तिलाफात में और इसकी जो गूंज है वो अब ऊपर तक भी पहुंची है और काफ़ी ज़्यादा मामलात जो हैं वो अभी गर्म हैं। इस हवाले से यही पूछने वाली थी, हमारे इत्तलात के मुताबिक वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने इस मामले को हल करने के लिए वफाकी वज़ीर एहसन इकबाल की ज़ेर सदारत एक कमेटी भी तश्कील दी है, तो उसकी फाइंडिंग्स के हवाले से बताएं कि वो कहाँ तक पहुँची है। आज बिल्कुल देखें, रिसेंटली भी इस हवाले से एक मीटिंग हुई है जिसमें पाकिस्तान टेक्सटाइल एक्सपोर्टर एसोसिएशन के पैटर्न चीफ जो हैं वो भी वहाँ पर मौजूद थे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब भी वहाँ पर मौजूद थे, वफाकी वज़ीर एहसन इकबाल थे और दीगर जो वहाँ पर वफाकी वज़रा थे वो उस वक्त वहाँ पर मौजूद थे। अब जो एहसन इकबाल साहब हैं उनकी ज़ेर सदारत जो कमेटी तश्कील दी गई है उसमें ये जायज़ा लिया जा रहा है क्या वाकई ही इसमें जो चीज़ें बाहर से मंगवा कर इधर उसमें वैल्यू एडिशन की जा रही है, क्या वाकई ही इसी तरह से है या उसमें कुछ लोग हैं जो अपने प्रॉफिट जनरेट करने के लिए तमाम तरह इस टेक्सटाइल के जो चेन है, सप्लाई चेन है, उसको ख़राब कर रहे हैं। तो इस कमेटी पर भी जो मुख्तलिफ जो वीविंग सेक्टर है, जो एप्टमा है, उन्होंने इस कमेटी पर भी इतराज़ उठाए हैं। अच्छा। कि उसमें जो जेन्युइन स्टेक होल्डर्स हैं उनको तो उसमें शामिल नहीं किया गया। उसमें जो मेन बेनिफिशरी है जिसमें पाकिस्तान टेक्सटाइल एक्सपोर्टर एसोसिएशन है, उनके पैटर्न चीफ को ही उस कमेटी में शामिल कर लिया गया है। तो वो कैसे इसकी शफाफियत जो है उसको अपनाएंगे। लेकिन अभी तक जो ये तमाम चीज़ों का जायज़ा लिया जा रहा है, रिसेंटली भी इस पे इजलास हुआ है और इन चीज़ों को देखा जा रहा है क्या वाकई ही किसी किस्म की कोई इसमें कोई करप्शन का एलिमेंट तो नहीं है, क्या लोग वाकई इसका कोई मिसयूज़ तो नहीं कर रहे हैं। तो एहसन इकबाल की जानिब से और हुकूमत की जानिब से इसका जायज़ा लिया जा रहा है। इसमें जो मुख्तलिफ सनती तंजीमें हैं उनके ओहदेदारान को इसमें शामिल किया गया है। पॉसिबल है कि इसमें FBR को भी शामिल कर लिया जाए और जितनी चीज़ें बाहर से इंपोर्ट की गई हैं उनका बाकायदा तौर पर एक जो है वो मैकेनिज़्म देखा जाए कि या क्या ये चीज़ें वाकई ही इस मकसद के लिए मंगवाई गई थी या बाज़ार में सेल आउट की गई जिसकी वजह से एक अनसर्टेनिटी जो है उसकी मंगवाई जाती हैं फिजा जो है वो कायम होगी। मार्केट में रखा जाता कि इतनी अमाउंट में मंगवाई गई हैं तो क्या वो उसका यूज़ भी हुआ है कि नहीं हुआ। देखें, ये एक बड़ा बहुत मैसिव किस्म की इसमें अमाउंट शामिल होती है। मैं आपको इसकी एक मिसाल दे देता हूँ कि एक फैसलाबाद के इंडस्ट्रियलिस्ट हैं जिनकी जो लिमिट है वो 20 अरब रुपए की है EFS के तहत, जो बाहर से चीज़ें इंपोर्ट करती हैं। अब ये सिर्फ एक सनतकार की 20 अरब की है। अब आप इससे अंदाज़ा लगा लें कि यहाँ पर कितने बड़े बड़े जो सनतकार हैं, जो इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, वो बैठे हुए हैं, वो बाहर से चीज़ें इंपोर्ट कर रहे हैं और इस चीज़ का पता भी है। जो कस्टम हुकाम हैं, जो ड्राई पोर्ट जहाँ पे ड्राई पोर्ट्स हैं या सी पोर्ट्स हैं जैसे कराची में, अब चीज़ें जितनी आ रही हैं तो एक एक चीज़ का पता है कि या फ़लाँ सनतकार ने, फ़लाँ इंडस्ट्रियलिस्ट ने इतनी चीज़ें जो हैं वो बाहर से मंगवाई हैं और उसने इतनी वैल्यू एडिशन करके बाहर चीज़ें
एक्सपोर्ट की हैं, एक एक चीज़ का पता है। इसमें बात सिर्फ ये इंटेंशन की है, अगर इसको सही तरह से डील किया जाता है तो एक एक चीज़ का पता लगाने में कोई ज़्यादा मुश्किल नहीं होगी, क्योंकि जो EFS के बेनिफिशरी हैं उन सब की डिटेल जो है वो हुकूमत के पास है, क्योंकि इसका बाकायदा तौर पर जो NOC है वो जारी किया जाता है कि ये इंडस्ट्रियलिस्ट तो है। अब ये तासुर में सच ही दिखाई दे रहा है कि ये स्कीम मुकामी सनत को खासा मुतासिर कर रही है। हम ये नहीं कहते कि आप स्कीम्स ना लेके आए, हुकूमत लाए, अच्छी स्कीम्स लेके आए, लेकिन जिस स्कीम से मुकामी सनत को नुकसान हो उस स्कीम के ऊपर चेक एंड बैलेंस जरूर रखना चाहिए। रुख करेंगे अब हम खैबर पख्तूनख्वा का। तो गुज़िश्ता चंद सालों में खैबर पख्तूनख्वा के महकमा खजाना में काफ़ी ज़्यादा बेकायदगियाँ देखने को मिली हैं। पेंशन और GP फंड से अरबों रुपए निकाले गए हैं और ये सूबाई अकाउंट में रखे गए, जिससे GPI फंड अरबों रुपए से महरूम हो गया। गैर मुल्की फंड से चलने वाले प्रोजेक्ट्स के लिए फंड्स मिले तो उससे कई माह तक फ्रीज रखा गया, जिससे ये रकूम मुतल्लिका मंसूबों पर खर्च ही नहीं हो सकी और प्रोजेक्ट्स के वो नताइज भी नहीं मिल सके जो मिलने चाहिए थे। इसमें गफलत किसकी थी और किसी पर जिम्मेदारी क्यों आयद नहीं की जा सकी, इस बारे में बात करते हैं हमारे पेशावर के चीफ मुमताज़ बंगी से। मुमताज़, सबसे पहले तो हमें ये बताएं कि महकमा खजाना का काम ये है कि वो दीगर महकमों को कंट्रोल करे और जहां कहीं भी बेकायदगी हो वो उस पर नजर रखे, लेकिन क्या यहां भी बेकायदगी सामने आ गई है? शुक्रिया फरजाना। असल में आपने सही कहा कि महकमा फाइनेंस का तो काम यही है कि दीगर महकमों में जो माली बेकायदगियाँ होती हैं या उनकी जानिब से जो फंड्स का इस्तेमाल होता है उस पर वो चेक रखते हैं और बाकायदा तौर पे फंड्स की रिलीज़ में भी बहुत एहतियात करते हैं। लेकिन अब जब महकमा फाइनेंस में कोई इस किस्म की बेकायदगियाँ नज़र आएँ तो वो फिर बड़ी तशवीश की बात होती है। मिसाल के तौर पे आपने जिक्र किया पेंशन फंड्स पे और आजकल इसका बड़ा चर्चा भी है, पिछले जो वज़रा हैं उन पे भी ये इल्ज़ाम आते रहे हैं। लेकिन महकमा फाइनेंस में जो इस किस्म की बेकायदगियाँ हैं वो वाकई बाकायदा तौर पे रिकॉर्ड पे मौजूद हैं और ये देखा गया है कि जो महकमा फाइनेंस ने पेंशन फंड से कोई एक मीटिंग हुई थी और उसमें ये मंजूरी दी गई थी कि कुछ पैसे पेंशन फंड से निकाल के उस पर मुनाफा कमाना है, तो तकरीबन 10 अरब रुपए पेंशन के फंड से निकाल के सूबाई अकाउंट 1 में जमा की गई। इसकी बाकायदा तौर पे बोर्ड ने मंजूरी भी दी, लेकिन ये मंजूरी इसलिए दी थी ताकि इस पे मुनाफा कमाया जा सके। अब मसला यह है कि जो जनरल प्रोविडेंट फंड है जो जिसको हम GP फंड कहते हैं, उसमें जो मुनाफा होता है वो सब्सक्राइबर को बराह रास्त अदा नहीं किया जा सकता, बल्कि इससे मौजूदा जो GP फंड का बैलेंस होता है उसमें शामिल किया जाता है। और GP फंड से जो पेशगी रकम निकालने की सूरत में सालाना जो सब्सक्रिप्शन होती है उसकी वसूलियों से वो जो है वो कभी पूरी की जाती है। लेकिन फंड्स जो अकाउंट 1 में मुंतकिल किए गए तो ये न तो महकमा फाइनेंस इसका मजाज है और ना कवायद ज़वाबित जो है उसकी इजाज़त देते हैं। ये रकम अकाउंट 1 में मुंतकिल की गई और GP फंड के सब्सक्राइबर्स को अदा नहीं की गई। और हालांकि जो इससे पिछले साल GP फंड को तकरीबन कोई 7,591 मिलियन रुपए का मुनाफा हासिल हुआ था। अच्छा। जो जब ये पैसे अकाउंट 1 में मुंतकिल किए गए तो इसको जो मुनाफा हासिल हुआ वो इससे काफ़ी कम था। अल्फाज दीगर हम अगर ये कह सकें कि ये जो फैसला था वो बिल्कुल सही नहीं था और इसमें बेकायदगी की गई और इस बेकायदगी के बायस इस साल जब ये अकाउंट 1 में ये पैसे मुंतकिल किए गए तो उससे ये फ़ंड जो है तकरीबन 1 अरब और 46 करोड़ रुपए के मुनाफे से महरूम हो गया। तो ये बहुत बड़ी रकम है और एक फ़ंड जो है इतने तकरीबन 1.5 अरब रुपए से उसका महरूम रह जाना ये कोई मामूली बात नहीं है। लेकिन तशवीश की बात तो ये है कि ये बेकायदगी जब हुई या किसी से गलती हुई या गफलत हुई, इसका जिम्मेदार कौन है? अभी तक इसकी जिम्मेदारी किसी पे आयद नहीं की गई, बजाय इसके कि इसका ये सुराग लगाते अब ये इंक्वायरी होगी बाकायदा तौर पे जो डिपार्टमेंटल अकाउंट्स कमेटी होती है उसमें ये ज़ेर बहस आएगा, फिर पब्लिक अकाउंट्स कमेटी के पास जाएगा। लेकिन ये चंद साल गुजर गए, अभी तक ये
जो लेकिन जिम्मेदारी है मुमताज, किसी हम पर तो ये भी फिक्स देखते नहीं हो आए हैं सकी। कि ये दूसरे जो सरकारी महकमे होते हैं उनमें अक्सर ऐसा होता है कि फंड्स को एक अकाउंट से तब्दील करके दूसरे में रख दिया जाता है और फिर उस पर आने वाले मुनाफे का हिसाब किताब ही नहीं रहता और वो ज़्यादा शफाफ भी नहीं होता। क्या यहाँ भी ऐसी ही बेकायदगी हुई है? जी बिल्कुल, ये जो मैंने आपको मिसाल दी है ये एक वाहिद मिसाल नहीं है, इसके अलावा भी बहुत सारी मिसालें हैं और काफ़ी जो महकमा है और जो मुख्तलिफ़ किस्म के फंड्स हैं और जो मुख्तलिफ़ किस्म के प्रोजेक्ट्स हैं उसको काफ़ी नुकसान पहुंचा है। मुमताज, पहले तो हमें ये बताएं ना कि इतनी बड़ी बेकायदगी की निशानी कैसे की गई है जिसमें खजाना अरबों रुपए के मुनाफे से महरूम हो गया है? बाकायदा तौर पे महकमा ऑडिट की जानिब से ऑडिट रिपोर्ट में भी इसका जिक्र किया गया और उस पर यह भी जिक्र किया गया कि अभी तक इसको किसी को मुर्द इल्ज़ाम नहीं ठहराया गया। अच्छा। सितंबर 2022 में पेंशन फंड से रकम निकालने के बायस तकरीबन 1 अरब 17 करोड़ रुपए इसके मुनाफे पे आना था, वो नहीं आ सका। अब इसका जिम्मेदार कौन है? इससे पहले जो मैंने जिक्र किया उसमें तकरीबन 1 अरब 46 करोड़ रुपए से वो फंड जो है वो महरूम हो गया। इसका जिम्मेदार कौन है? कोई नहीं है। अब मसला यह है कि ऑडिट की जानिब से तो निशानदही कर दी जाती है लेकिन उसकी फिर रिस्पॉन्सिबिलिटी किसी पे आयद नहीं होती। साल गुजर जाते हैं, जो अफसरान होते हैं वो या तो रिटायर हो जाते हैं और फिर या फिर पे दर पे जो इसकी मीटिंग होते हैं, पहले वो मीटिंग बुलाई नहीं जाती, जब सालों साल बाद उसकी मीटिंग होती है तो फिर वो अफसरान या तो मौजूद ही नहीं होते और फिर जो इलेक्टेड लोग हैं वो भी जान चुरा लेते हैं और फिर कहते हैं कि नहीं हमारी गलती तो नहीं, हमने तो ये प्लानिंग की थी। और बाकायदा तौर पर उन दिनों में जब इस किस्म की बातें होती है तो बाकायदा तौर पर वो बढ़ा चढ़ा कर बयान करते हैं कि हमने फाइनेंस में ये किया, हमने ये इकदाम किया। और हाल ये है कि मतलब लाखों रुपए नहीं, करोड़ों रुपए नहीं, अरबों रुपए से फंड महरूम रहते हैं और ये एक किस्म का खसारा ही है। जब पेंशन की अदायगी में मुश्किल पेश आती है तो कोई वजह तो होगी और वो वजह यही है कि जो अब तक हुकूमत मतलब लोगों तक बताने से कासिर रही है। फरजाना, ये एक वाहिद वाक़या नहीं है, बहुत सारे ऐसे वाक़यात मतलब मौजूद है कि जिसमें महकमा फाइनेंस ने गलत प्लानिंग के ज़रिए पैसा इन्वेस्ट किया और वो पैसा एक अकाउंट में उन्होंने टर्म डिपॉजिट के ज़रिए पैसा निकाल के टर्म डिपॉजिट में इन्वेस्ट किया। अब चाहिए था कि वो टर्म डिपॉजिट को मैच्योर करने देते। वो जब मैच्योर होता तो उससे जो मुनाफा था, जो बैंक अमूमन जो क्लाइंट होते हैं उनके साथ वादा करते हैं कि इतनी अमाउंट जो है वो आपको मुनाफे के तौर पर मिलेगी। अब इन्होंने क्या किया कि उसके मैच्योर होने का इंतजार की बगैर वो रकम निकलवाई और उस पे अरबों रुपए की पेनल्टी आई और अरबों रुपए का जो मुनाफा आना था वो नहीं आ सका। उनका फिर मौक़िफ़ ये था कि ये पैसे हमने इसलिए निकलवाए कि चूंकि मुनाफा अब बढ़ गया है, अब दोबारा इसको इन्वेस्ट करेंगे तो अगर ये 1 अरब से कुछ ज़्यादा जो पेनल्टी है और जो मुनाफा है अगर उससे हम महरूम भी रह गए तो कोई बात नहीं है। ये मुनाफा दूसरी जो स्कीम है उसमें जो हम इन्वेस्ट करेंगे उससे ज्यादा पैसे आएंगे। तो फिर इस तरह करके वो भरपाई हो सकी? नहीं हो सकी। अब उस पर भी मतलब उसकी जिम्मेदारी किस पे आयद होती है? कोई मौजूद नहीं। वो ऑडिट पेरा भी उस पर आ गया लेकिन किसी पे जिम्मेदारी आयद ना हो सकी। अब नुकसान तो जाहिर है खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत को ओवरऑल ही उसे डाइजेस्ट करना पड़ रहा है, जैसे भी सूरत में या मुनाफे एक और चीज जिस तरह कि आपने भी बताया और कुछ अर्सा पहले तक हम भी यही सुन रहे थे कि खैबर पख्तूनख्वा में पेंशन और तनख्वाहें देने के लिए कुछ भी नहीं बचा और अब देखा जाए तो पेंशन भी दी जा रही है, तनख्वाहें भी दी जा रही हैं। तो पहले क्या हो रहा था और अब ऐसा कौन सा जादू हो गया है कि पेंशन और तनख्वाहें बर वक्त दी जा रही हैं? जी फरजाना, आपने सही कहा। उस वक्त जिस तरह मैंने जिक्र किया कि उस वक्त एक वक्त था कि जब ये कहते थे कि ये मतलब हुकूमत के पास पेंशन देने के लिए कुछ है नहीं। बिल्कुल। वो ठीक है, निगरान हुकूमत की गफलत भी हम उसे कह सकते हैं, लेकिन वो जो सिलसिला चला आ रहा था पिछली हुकूमत से उसमें गलती उसकी थी। उसकी जो मैनेजमेंट थी जिसके बारे में बड़े दावे किए जाते रहे, आज भी उस में दावे करते रहे हैं लोग कि नहीं हम जब मिनिस्टर्स थे और हमारी जब हुकूमत थी, पिछली हुकूमत के बारे में मैं बात कर रहा हूँ, तो हमारी मैनेजमेंट इतनी दुरुस्त थी और इतनी सही थी। और हालांकि जो निगरान हुकूमत में जब पेंशन के लिए पैसे नहीं रहे तो उनकी गलती तो नहीं थी, मैनेजमेंट तो उन्होंने नहीं करती, उन्होंने तो ओवरऑल निगरानी करनी थी और वो जो सिलसिला चला आ रहा था वो तो पिछले दौर से चला आ रहा था। तो ये गलती उन्हीं थी जिसका खामियाजा बाद में निगरान हुकूमत और फिर मौजूदा हुकूमत को भी भुगतनी पड़ रही है। अब जब महकमा फाइनेंस को ये एहसास हो गया कि नहीं
वो जो हम कर रहे थे, वो गलत कर रहे हैं, तो वो अब दोबारा नहीं दोहराई जा रही है वो गलतियां। तो अब पेंशन के लिए पैसे भी हैं, अब तनख्वाहें भी बर वक्त दी जा रही हैं, अब सूबे को किसी किस्म की माली परेशानी का भी सामना नहीं है, अब वो चीज़ें नहीं है। तो इसका वाज़ेह मतलब ये था कि वो जो फाइनेंशियल मैनेजमेंट थी वो बिल्कुल गलत थी, या उसमें कोई ऐसी गफलत थी या कोई गलती थी जिसकी वजह से ये खमियाजा जो है ये बाद में हुकूमतों को भुगतना पड़ रहा है। मुमताज, अब इन बेकायदियों को किस तरह से देखा जा रहा है, किस तरह से हल किया जा रहा है कि देखें ना कि काम कितना स्मूथ होता जा रहा है, पेंशन भी दी जा रही है, तनख्वाहें भी दी जा रही हैं। फरजाना सिर्फ ये बात नहीं है, मतलब ये तो ठीक है, अब जो गलतियां ये करते हैं तो इनसे वो सीख लेते हैं, ये अच्छी बात है कि वो गलतियां दोबारा नहीं दोहराती। लेकिन ये सिर्फ सूबे का और मुल्क का मसला नहीं है, ये वो आलमी इदारों का मसला है जिससे हम फंड लेते हैं। मिसाल के तौर पर एक गैर मुल्की प्रोजेक्ट था, उसके लिए डोनर ने पैसे दी और वो पैसे स्टेट बैंक को दिए गए। स्टेट बैंक ने खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत को दी। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत ने बजाय इसके कि उससे बजट में शामिल कर देते उसको फ्रीज कर दिया। चंद माह तक वो पैसे फ्रीज रहे। वो पैसे फ्रीज होने के बायस, उसमें ताखीर के बायस बजट के अखराजात जो थे, मतलब उस वो जो प्रोजेक्ट था उसके सिर्फ 1014 मिलियन रुपए जो है वो जो मंसूबा था उस तक महदूद रहा। तो फ्रीज रखने की क्या वजूहात दी गई मुमताज? यही तो बात है कि फ्रीज होने की जो वजह है वो नहीं बता रहे हैं। कि उस वक्त जब ये इस मंसूबे पर खर्च देने के लिए डोनर जब आपको पैसे दिए हैं और स्टेट बैंक की जानिब से आपको रिलीज भी की जा चुके हैं, तो बजाय इसके कि इस प्रोजेक्ट को 1014 मिलियन तक महदूद रखे। और ये भी मैं आपको फरजाना बताऊं, ये 1014 मिलियन रुपए जो प्रोजेक्ट है, जो पैसे रिलीज किए गए थे डोनर एजेंसी की जानिब से, वो जो है इस 1014 मिलियन रुपए वो इसकी सिर्फ 26% हिस्सा था, यानी 74% जो रकम थी वो फ्रीज हो चुकी थी। अच्छा। अब अगर 74% जो रकम जो फ्रीज की गई थी वो इस मंसूबे पर खर्च हो जाती, तो वो मंसूबा किस तरह होता, वो किस मेयार का होता और उसके कितने फवायद होते हैं। अब इसका नुकसान क्या हुआ? एक तो यह है कि जो माली कवायद और जवाबित हैं उसकी खिलाफ वर्जी हुई। दूसरी बात यह है कि इससे जो फाइनेंस डिपार्टमेंट की कमजोर मालियाती निज़ाम है वो अश्कारा हो गई। तीसरी जो सबसे बड़ी बात है वो ये है कि ये फंड जो है आलमी बैंक और IDA से लिए गए थे, तो उनके साथ जो मुआहदे किए गए थे उसकी भी खिलाफ वर्जी हो गई और जो मंसूबा था उस पर भी असर पड़ा। जाहिर है उस सूरत में तो जब फंड मुंजमद थे और उस पर उस वक्त खर्च नहीं हुए तो उस पर तो जाहिर है अरबों का नुकसान होने के बावजूद अलमिया तो ये है कि हम किसी के ऊपर जिम्मेदारी आयद नहीं कर सके हैं। और क्या वजह है कि जिम्मेदारी आयद नहीं कर पाए हैं? और अगर किसी के ऊपर हुई भी है तो क्या कोई कार्रवाई की गई? नहीं, ताहाल न तो इस गफलत के खिलाफ किसी के खिलाफ कार्रवाई हुई। अब फरजाना इसमें मैं एक और बात, एक बात बताऊं, यह है कि जब हुकाम बाला एक चीज का मतलब ये एक चीज मानने के लिए तैयार ही नहीं है, वो कहता है कि नहीं बेहतरीन फाइनेंशियल मैनेजमेंट हमने किया है, अब जो हुकूमत है कुछ नहीं कर रही है। अच्छा। अब जब वो कहते हैं तो जाहिर है उस वक्त के जो अफसरान है वो कहते हैं कि नहीं, जो हम सब के हेड थे, जो मिनिस्टर थे, जो मशीर थे, जो वजीर थे, अब वो खुद कहते हैं कि वो हमारी जो फाइनेंशियल मैनेजमेंट है उसकी तारीफ कर रहे हैं। अच्छा। अब अगर वो तारीफ कर रहे हैं तो इसका मतलब है हमने अच्छा काम किया। ये चूंकि एतराफ़ करने के लिए तैयार नहीं, और जब एतराफ़ नहीं होता तो वो गलतियां बार बार होती हैं। अब बजाय इसके कि वो ये कहें कि हाँ इंसान है, हमने उस वक्त समझ नहीं आई, हमने गलत मनसूबाबंदी की, या हमारी जो पॉलिसी थी वो नाकिस थी, अब उसको दोहरा नहीं रहे हैं, वो पॉलिसी नाकिस थी और अभी पॉलिसी ठीक है और वो गलती नहीं दोहराई जाएगी। और जो इसके जिम्मेदारान हैं उनको भी उसकी सज़ा मिल जाए कि जब आप फाइनेंशियल मैनेजमेंट को समझते ही नहीं थे तो फिर उसमें टांग अड़ाने की क्या ज़रूरत थी और नए नए तजुर्बात की क्या ज़रूरत थी। मतलब जिसका नतीजा बाद में ऐसी सूरत में भुगतना पड़ा कि अब हम उस पर बैठ के उस पर गुफ्तगू कर रहे हैं, तो जाहिर है ये नौबत ही ना आती। तो इसलिए अगर वो एतराफ़ करके ये मान लें कि हाँ जो उस वक्त के फाइनेंशियल एक्सपर्ट्स थे वो उनकी गलती थी और जो इलेक्टेड लोग थे उनकी भी गलत पॉलिसी थी और उस वक्त तो उनको ये समझ नहीं आई, तो मेरा ख्याल है फिर मुस्तकबिल में भी इस किस्म की गलत पॉलिसियों और इस किस्म की जो मैनेजमेंट है वो नहीं होगी और इस किस्म की गलतियों का अजाला भी हो सकेगा। लेकिन इस पे जब ऑडिट पेरा बनते हैं तो वो बाकायदा तौर पे हुकूमत को भेज दिए जाते हैं। पहले तो उन पे जो बिल्कुल मुमताज, देखा जाए तो गलतियों का एतराफ़ कर लेने से आप छोटे नहीं हुए हैं, लेकिन कहीं ना कहीं आपकी इज्जत जरूर बढ़ती है। लेकिन जिस तरह
तरह से ये रवैया इख्तियार कर रहे हैं कि करप्शन का आसान हल दे रहे हैं आप कि करप्शन करें और ओहदा छोड़ दें, आपको कोई पूछने वाला नहीं होगा, इस हवाले से हुकूमत को होश के नाखून लेने चाहिए। इसके साथ ही नाजरीन, आज के प्रोग्राम से बस इतना ही। अपनी ढेर सारी दुआओं में हमें याद रखिएगा। इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।